Good morning, students. Today, the topic is thyroid disorders. जैसा कि अपने पहले पढ़ते रहे हैं, उसमें कई बार कहा है हमने कि थायराइड हार्मोन के ज़्यादा होने से क्या होता है, कम होने से क्या होता है। तो ये थायराइड डिसऑर्डर्स कौन-कौन से हैं? पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण क्या है? अधिकतर पेशेंट्स में जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म पाया जाता है, उनमें थायराइड ग्लैंड का साइज़ नॉर्मल की अपेक्षा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिससे और सेल्स के अंदर हाइपरप्लासिया हो जाता है। हाइपरप्लासिया का अर्थ है सेल्स का साइज़ बढ़ जाना। इसमें सेल्स का साइज़ और सेल्स की संख्या दोनों बढ़ जाती हैं, जिससे कि जो T3, T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन कई गुना बढ़ जाता है। ये सिक्रीशन 5 से 15 गुना सामान्य की अपेक्षा में हो सकता है। जो थायराइड ग्लैंड में परिवर्तन है, वो अधिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलने के समान होते हैं, परंतु प्लाज्मा में टीएसएच का कंसंट्रेशन या मात्रा सामान्य की अपेक्षा 0 या कम पाई जाती है। इसका क्या कारण है कि टीएसएच निकलता नहीं है, फिर भी T3, T4 निकल रहे हैं? इसका कारण है ऐसे दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक्शन टीएसएच के समान होता है। ऐसे सब्सटेंसेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, जो कि टीएसएच के समान कार्य करती हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं, इन पर इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज अटैच हो जाती हैं और ये थायराइड हार्मोन के निर्माण को स्टिमुलेट करती हैं टीएसएच की तरह। इन एंटीबॉडीज को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन या टीएसआई। इन टीएसआई का जो एक्शन का समय है वो 12 घंटे तक रहता है, जबकि टीएसएच सिर्फ 1 घंटे तक ही इसका कार्य होता है। तो जो हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन का है, उसका कारण टीएसआई है, जिससे कि टीएसएच का सप्रेशन और बढ़ जाता है, टीएसएच निकलना और कम हो जाता है, क्योंकि टी3 टी4 नेगेटिव फीडबैक से टीएसएच को सप्रेस करते हैं, निकलना बंद कर देते हैं। जो एंटीबॉडीज हाइपोथायरॉयडिज्म में निकलती है, ये ऑटो इम्यूनिटी के कारण बनती हैं। ऑटो इम्यूनिटी डेवलप किसके खिलाफ होती है? थायराइड टिश्यूज में। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति में, पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसके शुरू के समय में इन थायराइड सेल के जो एंटीजन्स की मात्रा खूब बढ़ जाती है, जिसके प्रति उत्तर में एंटीबॉडीज की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि थायराइड ग्लैंड को खुद को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। दूसरा है, इसमें आता है कारण थायराइड एडिनोमा। हाइपरथायरॉयडिज्म कभी-कभी एडिनोमा या ट्यूमर, जिसे कैंसर भी कहते हैं, थायराइड टिश्यू के कैंसर के कारण भी डेवलप होता है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में थायराइड हार्मोन सिक्रीट हो जाता है। अब पूरे के पूरे थायराइड ग्लैंड में सिक्रीशन अधिक नहीं होता है, सिर्फ जिस जगह पर एडिनोमा या ट्यूमर होता है, वही पार्ट जो है थायराइड का, वो ज़्यादा सिक्रीशन करता है T3 T4 की। और जो दूसरा भाग जिसमें कैंसर नहीं होता है, उसमें जो T3 T4 बिल्कुल नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो T3 T4 ब्लड के द्वारा जाके टीएसएच को, स्रावन को, सिक्रीशन को बंद कर देते हैं।
अब इस हाइपरथायराइडिज्म के सिम्पटम्स क्या हैं? तो हाइपरथायराइडिज्म के सिम्पटम्स हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया है फिजियोलॉजी के थायराइड हार्मोन से, उससे स्पष्ट हो जाएगा। पहला आता है इसका हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी, मतलब वो व्यक्ति बेचैन रहता है, जिसको कभी-कभी कह देते हैं कि तेरे को चैन नहीं पड़ रहा क्या? कभी इधर कभी उधर, रेस्टलेस कह सकते हैं हम। दूसरा, इनटॉलरेंस ऑफ हीट, उस व्यक्ति को गर्मी ज़्यादा लगती है, कभी कहता है कूलर चलाओ, कभी कहता है एसी चलाओ। अधिक पसीना आता है, मध्यम से लेकर एक्सट्रीम तक वजन कम हो सकता है, वेट लॉस। और डायरिया पाया जाता है, थोड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, वैराइंग डिग्रीज में। मसल वीकनेस, पेशियों में कमजोरी रहती है, कमजोर पेशियां होती हैं। नर्वसनेस, वो जल्दी नर्वस हो जाता है। अब कह देता है आप नर्वस हो गए, ऐसी कंडीशन इस हाइपरथायराइडिज्म में। और दूसरे इसमें साइकिक डिसऑर्डर्स, जहाँ मानसिक रोग भी देखे गए हैं। एक्सट्रीम फैटिग, एक्सट्रीम फैटिग का अर्थ है एक्सट्रीम थकावट महसूस करना। परंतु जैसे हम लोगों को सामान्य अवस्था में थकावट महसूस होती है तो हमें आराम कर लेते हैं, नींद आ जाती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है, इनएबिलिटी टू स्लीप, सो नहीं पाता है। ट्रेमर ऑफ हैंड्स, हाथ में कंपन होती है। एक एक्सोपथैलेमस भी रोग है, जो किससे जुड़ा हुआ है? अधिकतर व्यक्तियों जिनमें हाइपरथायराइडिज्म पाया जाता है, उनमें कुछ डिग्रीज में जो आई बाल है बाहर की तरफ निकली हुई रहती है, जिसको प्रोट्रूजन कहते हैं। इस स्थिति को कहते हैं एक्सोपथैलेमस। मेजर डिग्री एक्सोपथैलेमस होती है वन थर्ड हाइपरथायराइड पेशेंट्स में, जिनमें आई बाल प्रोट्रूजन के होने से ऑप्टिक नर्व में खिंचाव होता है, जिसमें कि विजन या देखने की शक्ति जाने का अंदेशा रहता है। अक्सर देखा गया है आंखें डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि आई लिड्स बंद नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आई बॉल बाहर निकली हुई रहती है। जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आंखें, आईलिड्स उसको कवर नहीं कर पाती हैं, जिससे कि आईलिड्स हमारी आंखों की को बचाती हैं, जिससे कि हमारी जो बाहर का पार्ट है जिसको बाहर निकला कॉर्निया, इस पे इन्फेक्शन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है। अब इसका प्रोट्रूडिंग आईज का कारण क्या है? इसका कारण है जो रिट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज होते हैं आईज में, इनमें एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब रिग्रेसिव चेंजेस पाई जाती हैं। अधिकतर पेशेंट्स में उनके ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन्स मिलती हैं, जो कि आँख की पेशियों से रिएक्शन करती हैं। इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंसंट्रेशन या मात्रा पेशेंट्स में जिनमें टीएसआई ज़्यादा होता है, उनमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका अर्थ है कि एक्सोप्थैलेमस भी हाइपोथायरायडिज्म की तरह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब खुद की ये एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स खुद के टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं। ये एक पेशेंट का डायग्राम आ रहा है जिसमें इसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, इसको एक्सोप्थैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपोथायरायडिज्म। हाइपो का अर्थ होता है कम, हाइपर का अर्थ होता था ज़्यादा। जो हाइपोथायरायडिज्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं, सामान्यतः
हाइपरथायरॉयडिज्म के ऑपोजिट होते हैं, परंतु इसमें कई फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए विशिष्ट हैं, पेक्युलियर हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म की तरह ऑटो इम्यूनिटी के कारण भी होता है। ऑटो इम्यूनिटी किसके खिलाफ होती है? थायराइड ग्लैंड। परंतु यहाँ पर इम्यूनिटी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये इसको स्टिमुलेट कर देती है, बड़ा कर देती है, सिक्रीशन बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। थायराइड ग्लैंड्स पेशेंट्स में ऑटो इम्यून थायराइडिटिस में होता है। इसका मतलब है थायराइड इन्फ्लेमेशन, थायराइड में सूजन। इसके सूजन से धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड में फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी टिश्यूज सामान्य नहीं रहते, जो जिसकी आवश्यकता है उसके स्थान पर दूसरे टिश्यूज आ जाते हैं, जिससे कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है या एब्सेंट हो जाता है। कई दूसरे प्रकार के हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड को एनलार्ज या बड़ा कर देते हैं। इसको थायराइड गोइटर कहते हैं। एक आता है इसमें एंडेमिक कोलॉइड गोइटर। ये हमारी डाइट में आयोडीन की कमी से होता है। गोइटर का अर्थ है थायराइड ग्लैंड का बहुत अधिक बड़ा होना साइज में। बाहर से ही गले में लग जाता है कि ये बड़ा हुआ थायराइड ग्लैंड है। जैसा कि पहले बताया था कि हमें 1 वर्ष में 50 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु कुछ देशों में, भारत में भी ऐसा है कि यहाँ पर आयोडीन की कमी रहती है भोजन के अंदर। तो जब पहले नमक के अंदर आयोडीन नहीं था, जैसे आयोडाइज्ड साल्ट कहते हैं, तो उस समय ये थायराइड एंडेमिक गोइटर्स अधिक पाए जाते थे। एंडेमिक गोइटर का निर्माण का क्या कारण, क्या मैकेनिज्म है? इसमें भोजन के अंदर जो आयोडीन की कमी होने से थायरोक्सिन और थायरोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो कोई भी हार्मोन टीएसएच को रोकने के लिए, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, नहीं पाया जाता। T3 T4 है ही नहीं, तो टीएसएच को कौन रोकेगा? उनका सेक्रीशन बढ़ता जाता है। वो टीएसएच लेस T3 T4 तो आयोडीन की कमी से नहीं बन पा रहे हैं। तो टीएसएच क्या करता है? ये थायराइड सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इसके सिक्रीशन के लिए थायरोग्लोबुलिन, जो कि एक प्रोटीन है और फॉलिकल्स के कोलॉइड में स्टोर रहती है, जिससे कि ग्लैंड बड़ा से बड़ा होता जाता है। अब आपको मालूम है कि थायरोग्लोबुलिन से आयोडीन के जुड़ने से T3 T4 या थायरोक्सिन ट्राईआयोडोथेरोनिन बंध का प्रोडक्शन होता है, परंतु आयोडीन नहीं है। तो सिर्फ थायरोग्लोबुलिन की मात्रा ही बढ़ती जाती है, और आयोडीन की नहीं होने से थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथेरोनिन का निर्माण नहीं होता है, जिससे कि टीएसएच का प्रोडक्शन बंद नहीं होता है। तो थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकल्स या पुटिकाएं हैं, इनका साइज बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड है सामान्य की अपेक्षा 10 से 20 गुना अधिक हो जाता है, जिसे कि हमने कहा था कि बड़ा थायराइड ग्लैंड गोइटर। दूसरी अवस्था या डिसऑर्डर है मिक्सोएडिमा। मिक्सोडिमा उन पेशेंट्स में डेवलप होता है जिनमें थायराइड हार्मोन के कार्य की या फंक्शन की कमी होती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाएंगे। इससे कि आईज के नीचे बैगीनेस हो जाती है,
और चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में जिसके रीज़न हमें अभी तक पता नहीं है, बहुत अधिक मात्रा बनती है किसकी, हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की, जो कि प्रोटीन से बाउंड होते हैं और टिश्यू जेल के रूप में होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसीज में। ये दोनों पदार्थ जो हैं हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये फेस के ऊपर, आंखों के नीचे एक फ्लूइड की तरह भर जाते हैं, इसके कारण स्वेलिंग और बैगीनेस दिखाई देती है। तो इस फ्लूइड के जेल नेचर के कारण ये इमोबाइल रहता है, मतलब इधर-उधर नहीं जा सकता, और ये एडिमा वहीं पर ही स्थित रहता है। ये इस डायग्राम में स्पष्ट हो जाएगा। आंखों के नीचे बढ़ी हुई भारीपन है और फेस फैला हुआ है। लास्ट डिसऑर्डर है इसका क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म एक्सट्रीम हाइपोथायराइडिज्म के कारण होता है, तब होता है फीटल लाइफ, जबकि बच्चा पेट में होता है, इन्फेंसी, छोटा बच्चा या चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था। ये जो कंडीशन है, ये इसमें बॉडी ग्रोथ नहीं हो पाती है या फेल हो जाती है, फेलियर होता है, और मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विकृति पाई जाती है। अब इसका क्रिटिनिज्म का कारण क्या है? या तो कंजेनाइटल लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कंजेनाइटल का अर्थ है जन्मजात, तो थायराइड ग्लैंड है ही नहीं उसके अंदर बचपन से ही, इसको कहेंगे कंजेनाइटल क्रिटिनिज्म। या थायराइड ग्लैंड के फेलियर से थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन का, मतलब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें थायराइड ग्रंथि में कोई जेनेटिक या आनुवंशिकी डिफेक्ट है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन नहीं कर पाता है। तीसरा कारण हो सकता है डाइट के अंदर आयोडीन की कमी है, इसके एंडेमिक क्रिटिनिज्म कहते हैं। अब एंडेमिक क्रिटिनिज्म की जो सिविरिटी है, या मतलब कितना ज़्यादा रोग होगा, वो बहुत ज़्यादा वेराई करती है। इसके ऊपर वेरिएशन क्यों है? क्योंकि डाइट के अंदर आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करती है। बहुत आयोडीन 0 है तो एंडेमिक क्रिटिनिज्म बहुत ज़्यादा होगा, आयोडीन थोड़ी अधिक है तो क्रिटिनिज्म कम होगा, और ये ज्योग्राफिक एरियाज़ पे भी डिपेंड करता है। जो नियोनेट नियोनेट का अर्थ है कि अभी बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसके के अंदर थायराइड ग्लैंड नहीं है, उसकी अपीयरेंस और फंक्शन नॉर्मल दिखाई देते हैं, क्योंकि मदर के थायराइड ग्लैंड के द्वारा इसको थायराइड हार्मोन मिलता रहता है जब तक ये यूट्रस में होता है। परंतु जन्म के कुछ हफ्तों के बाद में इसकी नियोनेट या नए जन्मे बच्चे की मूवमेंट्स स्लगिश या धीरे हो जाती है, और फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम हो जाती है। नियोनेट जिसको कि क्रिटिनिज्म है, इसका ट्रीटमेंट आयोडीन और थायरोक्सिन से करने पर ये फिजिकल ग्रोथ नॉर्मल हो सकती है। परंतु अगर कुछ हफ्तों तक जन्म के ये ट्रीटमेंट नहीं किया हो, तो मेंटल ग्रोथ जो है वो परमानेंटली रिटार्डेड हो जाती है। फिजिकल ग्रोथ चेंज हो सकती है, परंतु अगर ब्रेन में या कोई डेवलपमेंट में दिक्कत हो गई तो वो बाद में ठीक नहीं हो पाती है। इसका कारण है जो नर्वस सिस्टम के अंदर ग्रोथ, ब्रांचिंग और न्यूरॉन सेल्स का जो माइलिनेशन होता है, वो
उसका टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल होती है। हर एक समय जो समय पर उसको हार्मोन मिलना आवश्यक होता है। क्रिटिनिज़्म वाले बच्चों में स्केलेटल जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ की अपेक्षा। इसका अर्थ है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ तो बढ़ जाते हैं और जो ऐसे बच्चे मोटे और कम हाइट के दिखाई देते हैं। कभी-कभी जो इनकी टंग है, जीभ बड़ी हो जाती है स्केलेटल ग्रोथ की अपेक्षा। इस बड़ी जीभ के बड़े होने से जो निगलने और सांस लेने ब्रीदिंग में दिक्कत होती है और इनके इस प्रकार की जिसको गुटुरल ब्रीदिंग कहते हैं, कभी-कभी सांस रुकने से मृत्यु भी हो सकती है, जिसको चोकिंग कहते हैं। थैंक यू।